हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद बैसला और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद आनंद बैसला पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ज्योमेट्री हम पढ़ रहे हैं और ज्योमेट्री के अंदर फर्स्ट पार्ट हम पढ़ चुके हैं इस बुक का और ये सेकंड पार्ट है। और फर्स्ट पार्ट में हम 10 क्वेश्चन कर चुके थे। उसके अंदर हम थेल्स प्रमेय क्या होती है वो देख चुके थे, दो ट्रायंगलों के बीच में सिमिलरिटी क्या होती है वो देख चुके थे। अब इस वीडियो में जो बाकी क्वेश्चन रह गए थे वो हम कंप्लीट करते हैं। तो आ जाओ बच्चों, तुम्हें सिखा दूं कि ज्योमेट्री के अंदर ट्रायंगल के क्वेश्चन किस तरह से इजी रूप से हम कर सकते हैं अगर हमको थेल्स प्रमेय पते हैं, अगर हमको सिमिलरिटी के रूल्स पते हैं। और सिमिलरिटी अगर दो ट्रायंगल्स में लग जाती है तो कैसे हम उनको क्वेश्चंस पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी को नहीं पता है तो जाके पहली वीडियो देखिए, आराम से समझ में आ जाएगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ट्रायंगल ए 90 डिग्री है। ये एक हमारा ABC त्रिभुज है जिसमें एक 90 डिग्री का है। और भाई क्या दे रखा है, एंगल ए दे रखा है 90, इसको B मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, C मान लेते हैं। जिसमें AB 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, AC 8 सेंटीमीटर है। और एक वर्त जिसका केंद्र O त्रिभुज के अंदर बनाया है, वर्त का परिमाप। अब इसके अंदर एक वर्त बना हुआ है। पहले जो क्वेश्चन था उसमें बाहर वर्त बन रहा था, इसमें अंदर वर्त बना हुआ है। और इस वर्त का क्या निकालना है भाई, हमें परिमाप निकालना है, यानी कि परिधि निकालनी है। यानी कि परिधि होती है 2πr। अब परिधि हम तब निकाल सकते हैं जब हमको r पता हो। तो बाह्य वर्त के लिए तो मैंने बता दिया था कि अगर समकोण त्रिभुज के बाहर कोई वर्त बना हुआ है तो उसकी जो त्रिज्या होती है वो कर्ण की आधी होती है। लेकिन अगर वर्त अंदर बना हुआ हो, किसी समकोण त्रिभुज के अंदर वर्त बना हुआ हो, तो इसकी जो त्रिज्या होती है, आंतरिक त्रिज्या बोलते हैं जिसको, उसके लिए फॉर्मूला होता है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अपॉन इस त्रिभुज के परिमीटर यानी कि परिमाप का आधा। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम निकालने लगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 आधार 8 गुणा लंब 6। तो 2 से काट देंगे, 4 6 24। तो इसका एरिया कितना आ गया, 24। अगर इसका परिमाप निकालने लगे तो 6 ये है, 8 ये है, तो ये कितनी हो जाएगी हमारी 10 सेंटीमीटर। तो परिमाप निकालेंगे, 10 और 8 18 और 6 24, 24 का आधा। अर्ध परिमाप निकालेंगे तो 24 का आधा कितना हो जाएगा, 12। तो S बराबर कितना हो जाएगा, 12। तो हमारे जो R होती है वो होती है एरिया अपॉन S। एरिया कितना आया है, 24। S कितना आया है, 12। अब भी जिसको पता नहीं चला कि S 12 कैसा है तो इसका परिमाप निकाल लेंगे और परिमाप का आधा कर देंगे तो वो क्या हो जाता है, हमारा S हो जाता है 12 दूनी 24। तो यानी कि इस त्रिभुज की, यानी इस ट्रायंगल, सॉरी इस सर्किल की रेडियस कितनी आ गई है, 2 सेंटीमीटर। अब हमसे इसका परिमाप निकलवा रहा है तो क्या हो जाएगा, 2 गुना पाई गुना r की जगह क्या रख देंगे 2, तो 2 दूनी 4 पाई। तो आंसर जो होगा आपका वो हो जाएगा आपका डी ठीक हो जाएगा आपका आंसर। तो याद रखने वाली बात है कि अगर हमें कोई राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, समकोण त्रिभुज दे रखा है और उसके बाह्य वर्त की अगर हमें त्रिज्या निकालनी है तो बाह्य वर्त की त्रिज्या हमेशा उसके कर्ण की आधी होती है। लेकिन अगर अंतःवर्त की त्रिज्या निकालनी है तो अंतःवर्त की त्रिज्या में इसका एरिया निकालेंगे, इसका आधा परिमाप निकालेंगे, दोनों को भाग कर देंगे और हमारी अंतःवर्त की त्रिज्या आ जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर थोड़ा टेक्निकल दे रखा है कि एक त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज A B और C है और यहाँ पर कह रहा है कि BC के समांतर एक रेखा DE है, D और E है। फिर यहाँ पर इस क्वेश्चन में दे रखा है कि D को C से मिलाया और B को E से मिलाया और जहाँ ये एक दूसरे को काटते हैं वो बिंदु O है। और दे रखा है इसमें कि AD, ये रेशो कितना दे रखा है, 4 और ये रेशो कितना दे रखा है, 3। और इस क्वेश्चन के अंदर जो हमसे निकलवा रहा है वो रेशो निकलवा रहा है DC रेशो DO, उल्टा लिख दिया, DO रेशो DC, ये लेंथ अपॉन ये लेंथ।
अब हमने जो थेल्स पर में पढ़ रखी है उसमें तो ये था कि ये रेशो जितना है इतना ही ये होगा, ये रेशो जितना है इतना ही रहेगा। अगर ये निकलवा रहा होता तो हम इजीली थेल्स पर में लगा के इसको क्वेश्चन को कर देते। लेकिन भाई क्या करवा रखा है मेरे बच्चे कि यहाँ से ये रेशो ना निकलवा के इस साइड के रेशो निकलवा रखे हैं। इस साइड का रेशो इस पूरी साइड के रेशो से निकलवा रहा है, यानी कि DO का रेशो DC से निकलवा रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा ये अटकाने वाली बात कर दी। लेकिन आपने पढ़ रखी है क्या, थेल्स पर में पढ़ रखी है, सिमिलरिटी पढ़ रखी है। दोनों चीज़ यहाँ लगाएंगे, सिमिलरिटी भी और थेल्स पर में भी। अब यहाँ आपको दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे। एक ट्रायंगल में BOC ये वाला ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा DEO ये वाला ट्रायंगल। क्योंकि अब खेल जो होगा सारा इन दो ट्रायंगलों के बीच में होगा, क्योंकि हमें रेशो इन दो ट्रायंगलों से ही निकालने हैं। लेकिन जो रेशो दे रखे हैं वो AB के अंदर दे रखे हैं। अब एक बात बताओ, तुम इसी को ले लो ABC को, ये छोटा ट्रायंगल ये बड़ा ट्रायंगल, ये दोनों एक दूसरे के समरूप हो गए। एक दूसरे के समरूप हो गए तो इनकी साइड का रेशो आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। तो बड़ा त्रिभुज AB की साइड क्या हो जाएगी, 4 ये और 3 ये, तो AB अपॉन छोटे त्रिभुज की क्या है AD, ये रेशो बराबर बड़े त्रिभुज की ये साइड क्या है BC अपॉन छोटे त्रिभुज की ये साइड क्या है DE। थेल्स पर में से ये दोनों रेशो आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब AB जो होगा वो कितना होगा, 4 और 3 7 बटे AD कितना हो जाएगा 4 बराबर BC अपॉन DE। ये समीकरण मान लेते हैं एक थोड़ी देर के लिए। अब हमने ये क्यों किया, हमने ये AB और BC जो रेशो थे AB AD और AB रेशो हमने किस में बदल दिए, BC और DE में बदल दिए। BC और DE में बदल दिए क्यों, क्योंकि सारा का सारा खेल इन दो त्रिभुजों के अंदर होना है। अब इन दो त्रिभुजों में देखिए BOC में और DOC में कि ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा शीर्षाभिमुख कोण से, और ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं ये लाइन। और इन पैरेलल लाइन को जब तीसरी रेखा काटती है तो ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाता है एकांतर कोण से। तो इस त्रिभुज में, इस छोटे वाले त्रिभुज में यहाँ से और यहाँ तक भाई ये त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, दो एंगल इसमें आपस में बराबर हो गए। तो इसका मतलब है कि ये दोनों एंगल भी एक दूसरे के क्या हो गए, सिमिलर हो गए, समरूप हो गए। और भाई समरूप हो गए तो फिर बात बन गई, क्योंकि हमें पता है कि समरूप त्रिभुज में समान कोण के सामने की भुजाओं का अनुपात हमेशा समान होता है। तो इस त्रिभुज में देखें तो इस कोण के सामने की भुजा क्या है BC बटे इस कोण के सामने की भुजा क्या है DE। इनका रेशो, ट्रेन जा रही है निकल जाने दो इसको, रात में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ यार, ट्रेन जा रही है निकल जाने दे इसको, ध्यान रखना इसी पे क्वेश्चन पे। चलो देखते हैं। तो यहाँ पर BC अपॉन इस एंगल के सामने की भुजा BC का रेशो इस एंगल के सामने की भुजा DE के रेशो बराबर इस एंगल के सामने की भुजा OC बटे इस एंगल के सामने की भुजा OD के बराबर हो जाएगा। थेल्स पर में यहाँ इन दो पर इसमें भी लगी। अब हमें पता है कि BC बटे DE किसके बराबर है, 7 बटे 4 के। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 7 बटे 4 बराबर OC अपॉन OD। अब OD तो हमको चाहिए लेकिन OC नहीं चाहिए। OC की जगह क्या चाहिए, DC, क्योंकि हमें तो आंसर इसमें लेके आना है। OC की जगह हमें क्या चाहिए, DC। अब OC दूरी कहाँ से, यहाँ से और यहाँ तक। अगर मैं इसमें DO भी जोड़ दूँ तो ये क्या हो जाएगी, DC हो जाएगी। तो कैसे जोड़ेंगे, दोनों साइड एक एक जोड़ देते हैं। 7 बटे 4 प्लस 1 आ रहा है यहाँ पे, चलो यहाँ नहीं आ रहा, इसमें जोड़ देते हैं, दोनों तरफ एक जोड़ देते हैं। 7 बटे 4 प्लस 1 बराबर OC बटे OD और प्लस 1। तो 4 कम 4 और 7 11 बटे 4 बराबर OC जमा OD और अपॉन OD जी। तो ये OC
और ओडी मिलकर क्या बना देंगे, डीसी। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, डीसी। तो 11/4 बराबर डीसी अपॉन ओडी, और हमें चाहिए क्या, ओडी अपॉन डीसी। पलट दो तो रेशो क्या आ जाएंगे, 4:11। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा भैया ए ठीक। ऑप्शन नंबर ए आपका ठीक हो जाएगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, पैरामेडिकल एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन, लेकिन जैसा भी था आपके सामने था। अगर आपको थेल्सपर में आती है, सिमिलरिटी आती है तो कुछ नहीं था, फिर नॉर्मल था। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एक लल्लू क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, त्रिभुज एबीसी त्रिभुज PQR के समान है, यानी कि दो त्रिभुज हैं एबीसी और PQR, और दोनों के दोनों समरूप हैं। समान का मतलब है समरूप है, दोनों के दोनों एक समान है। यदि AB बराबर 5 सेंटीमीटर, ये क्या है हमारा 5 सेंटीमीटर है, और PQ बराबर 3 सेंटीमीटर, ये है हमारा 3 सेंटीमीटर, और इनके एरिया का हमको रेशो बताना है। तो एक बार बताइए, अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो इनके एरिया के रेशो क्या होगा, इनकी भुजाओं के वर्ग के बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा, एरिया का रेशो AB/PQ का होल स्क्वायर, यानी कि 5/3 का होल स्क्वायर, यानी कि 25/9। तो आंसर आ जाएगा आपका 25/9, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका ठीक हो जाएगा। भाई दोनों के दोनों सिमिलर थे तो इनके एरिया का जो रेशो होगा इनकी साइड के स्क्वायर के रेशो के बराबर होगा। मेरे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई क्रमशः है। एक ये त्रिभुज दे रखा है और इसकी तीनों साइड की लंबाई, ये ए, ये बी और ये सी, इनकी तीनों साइड की लंबाई दे रखी है आपकी 8 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, और बोल रहा है कि इनके पारंपरिक शीर्षलंबों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक वर्ड आया है शीर्षलंब। तो शीर्षलंब क्या होता है, किसी भी त्रिभुज के एक शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंबी क्या कहलाता है, शीर्षलंब। यहाँ से ये डाल दिया, यहाँ से ये डाल दिया और यहाँ से ये डाल दिया, तो ये जो ये लंब डाल दिए ये क्या कहलाएंगे, इसके शीर्षलंब। त्रिभुज के एक शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंबी क्या कहलाता है, शीर्षलंब। और इनका अनुपात हमें बताना है, साइड हमें दे रखी है। तो एक बात हमेशा के लिए कान के बांध लो कि अगर किसी त्रिभुज में साइड दे रखी है और शीर्षलंबों का अनुपात हमेशा उसका रेसिप्रोकल होता है, यानी कि इस शीर्षलंब का रेसिप्रोकल यानी कि 1/8 साइड का रेसिप्रोकल रेशो हमेशा शीर्षलंब का रेशो होता है। तो क्या हो जाएंगे 1/8, 1/13 और 1/15, ये इनके अनुपात हो जाएंगे। लेकिन सिंपल अनुपात करेंगे तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 × 13 × 15 से। इसी तरह से इनको 8 × 13 × 15, इसको एक से ही आंसर पता चल जाएगा। 8 से 8 गया, 15 और 13 × 15 45 का 5 का, और 15 1 15 और 4 19, यानी कि जो आंसर 195 से शुरू होगा तो ए ही आंसर ऐसा है जो 195 से शुरू हो रहा है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। इनको भी निकाल सकते हैं, यहाँ भी 8 × 13 × 15 कर लो, यहाँ 8 × 13 × 15 कर लो। लेकिन क्या फ़ायदा जब हमको पहले ही कैलकुलेशन से पता चल गया कि हमारा आंसर ए है, तो दूसरे क्यों करने। हमें वहाँ पर अपनी राइटिंग थोड़ी ना दिखानी है कि हमारी राइटिंग कितनी अच्छी है। क्वेश्चन करना है, पहले ही ऑप्शन से पता चल रहा है, काम खत्म। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि त्रिकोण ABC में कोई त्रिभुज दे दिया इन्होंने, और ये क्या दे दिया, त्रिभुज का नामकरण कर रखा है इन्होंने ABC। हम भी कर देते हैं भाई, AB और C। त्रिभुज ABC में बिंदु M पक्ष साइड AB पर और N AC पर इस प्रकार है कि BMNC एक समलंब बनाता है। इस पर और इस पर M और N दो बिंदु हैं, और जब इन दोनों बिंदुओं को बना देते हैं तो ये एक समलंब यहां पर इन्होंने बना दिया।
समलंब बनाता है, पक्ष MN और पक्ष BC का अनुपात MN और BC का अनुपात जो दे रखा है वो दे रखा है कितना, 7 और 9, यानी कि ये 7 है और ये कितना है, 9 है। त्रिकोण AMN यानी कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये त्रिभुज, इस त्रिभुज की बात कर रहा है, ट्रायंगल AMN और समलंब BMNC यानी कि इस त्रिभुज, इस समलंब का क्षेत्रफल, इस वाले पोर्शन का अनुपात हमें बताना है कि इसका अनुपात कितना होगा और इसका अनुपात कितना होगा। अब मेरे को एक बात बताइए, ये पूरा का पूरा ट्रायंगल देख लेते हैं और ये ट्रायंगल देख लेते हैं, दोनों के दोनों एक दूसरे के समरूप है। समरूप है तो इनका जो क्षेत्रफल होगा इनकी भुजाओं के वर्ग के बराबर होगा। तो अगर मैं बात करूं सिर्फ इस त्रिभुज की, तो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा इसकी भुजा के वर्ग के बराबर होगा। इसकी भुजा का वर्ग कितना हो जाएगा, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि सिर्फ इस त्रिभुज की क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मैं पूरे त्रिभुज की बात करूं कि पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो पूरे त्रिभुज में ये भुजा कितनी दे रखी है, 9, तो कितना हो जाएगा इसका स्क्वायर, यानी कि 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां से और यहां तक 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, पूरे का 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन हमें तो इस समलंब का निकालना है, तो अगर मैं इस पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल में से सिर्फ ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हटा दूं तो सिर्फ हमारा समलंब का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 81, इसमें से इसे हटा दूं 49 है, तो सिर्फ हमारा ये क्या आ जाएगा, सिर्फ इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। और इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, घटा दो भाई, 11 में से 9 गए 2 और 7 में से 4 गए 3, तो इस समलंब का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गई भैया बात। और ये पूछ क्या रहा है, त्रिभुज और इसका अनुपात पूछ रहा है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 49, समलंब का कितना है, 32, तो रेशो क्या आ जाएगा, 49:32। तो आपका जो ऑप्शन ठीक हो जाएगा वो हो जाएगा आपका C। तो ऑप्शन नंबर C ठीक हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये चीज आपकी समझ में आ रही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर एक लल्लू पंजू सवाल है, देख आपको गया ही होगा। क्या बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है, बना दो भाई समकोण त्रिभुज, और उसमें समकोण त्रिभुज है तो एक एंगल तो 90 डिग्री होगा ही, दूसरा एंगल जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 62 दे रखा है, तीसरा एंगल पूछ रहा है। तो भैया तीनों का जोड़ कितना होना चाहिए, 180। ये 90 तो यहाँ हो गया, इसको भी 90 बना लो, 90 में से इसको हटा लो भाई, 10 में से 2 गए 8, 7 में 8 में से 6 गए 2, तीसरा एंगल कितना आ जाएगा हमारा 28। और आपका ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एक लल्लू पंजू क्वेश्चन दे रखा है, बोल रहा है कि 8p और 17, 8p और 17 ट्रिपलेट हैं, तो p का मान बताइए। अगर ये ट्रिपलेट हैं तो इन दोनों का स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर होगा भाई, ट्रिपलेट है तो 64 प्लस p स्क्वायर इक्वल 289। तो p स्क्वायर जो हो जाएगा हमारा 289 माइनस 64। ट्रिपलेट का यही तो फायदा है कि बड़ी पाइथागोरस पर में लगा दो इसमें, तो p स्क्वायर बराबर हो जाएगा 225, तो p बराबर आ जाएगा हमारा 15 सेंटीमीटर। तो इस तरह से एक और लल्लू पंजो सवाल सेकंडों में गायब, और आपका जो आंसर हो जाएगा वो ए ठीक हो जाएगा। आंसर नंबर ए इसके लिए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी है कोई, ये त्रिभुज एबीसी है, बना लो जी भाई ए बी सी। यहां दो पैरेलल लाइन है डी और ई, एफ और जी, और बोल रहा है कि जो ये पैरेलल लाइन है ये इस लाइन को 3 बराबर भागों में बांटती हैं, यानी कि इनके रेशो आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। 3 बराबर भाग में कैसे बांटेंगे, अगर ये 1 होगा तो ये भी 1 होगा, तो ये भी 1 होगा। यही तो बोल रहा है भाई इसके। और इस पूरे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल दे रखा है वो कितना दे रखा है, 63 सेंटीमीटर स्क्वायर।
इसको तो छेड़ेंगे बाद में। अब एक बात बताओ, इस फिगर के अंदर आपको 3 ट्रायंगल दिख रहे होंगे। पहला ट्रायंगल ये वाला, दूसरा ट्रायंगल यहाँ तक, और तीसरा ट्रायंगल ये पूरा। अगर मैं बात करने लगूँ कि इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल बताओ, तो आप कहोगे कि इसकी साइड 1 है और इसका जो क्षेत्रफल होगा इसकी साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ पर त्रिभुज ADE का एरिया जो होगा वो 1 का स्क्वायर यानी कि 1 यूनिट होगा। बात समझ में आई? मैं बात करने लगूँ कि भाई इस त्रिभुज का बताओ AFG का, इसका एरिया बताओ कि इसका एरिया कितना होगा। तो आप बोलोगे कि त्रिभुज AFG का जो एरिया होगा इसकी साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। इसकी साइड क्या होगी, 1 तो यहाँ तक है और 1 यहाँ तक है, तो साइड कितनी हो गई 2, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 यूनिट। तो आप बोलोगे कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4 यूनिट। ये एरिया लिख रहे हैं भैया, समझ में आई यहाँ तक बात। फिर मैं कहने में लगूँ कि पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ, तो आप कहोगे कि 1 यूनिट यहाँ तक है, 1 यहाँ तक है, 1 यहाँ तक है, यानी कि पूरे त्रिभुज के जो साइड बैठेगी वो कितनी हो जाएगी 3। तो त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल हो जाएगा, साइड कितनी बैठ गई 3, और 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 9 यूनिट। तो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा हमारा 9 यूनिट हो जाएगा। अब हमें जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है वो सिर्फ इस पार्ट का निकालना है। हमें सिर्फ ये पार्ट चाहिए कि इस पार्ट का क्षेत्रफल कितना होगा। अब एक बात बताइए, इसका 1 यूनिट, इन दोनों को मिला के कितना हो जाएगा 4 यूनिट। 4 यूनिट में से 1 यूनिट निकाल दे तो ये कितने बच जाएगा 3 यूनिट। ये कितना बच जाएगा 3 यूनिट। पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है हमारा 9 यूनिट, और 9 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, आप बोलोगे कि 63। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 63/9 यानी कि 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखी है तो सिर्फ इसका क्षेत्रफल कितना आया है हमारा 3 यूनिट। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी गुणा 7 यानी कि 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर हो जाएगा हमारा 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपका ऑप्शन नंबर C बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लड्डू बांट दीजिए जाके कि क्वेश्चन करने आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है त्रिभुज ABC और DEF, 2 त्रिभुज दे रखे हैं। ये त्रिभुज ABC है, ABC। दूसरा त्रिभुज दे रखा है, इस त्रिभुज का नाम दे रखा है आपका DEF। 2 त्रिभुज हैं और दोनों के दोनों एक दूसरे के क्या है समरूप है, जिसमें BC 4 सेंटीमीटर है, ये दे रखी है 4 सेंटीमीटर। EF 7 सेंटीमीटर है, ये दे रखी है 7 सेंटीमीटर। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 144 है, इसका जो क्षेत्रफल दे रखा है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, और इसका क्षेत्रफल हमसे निकलवा रहा है। अब हमें बताया इसका जो क्षेत्रफल होगा, अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इसका जो क्षेत्रफल होगा इसकी इस भुजा के स्क्वायर के बराबर होगा। इसकी इस भुजा का स्क्वायर करेंगे तो 16, और 16 यूनिट किसके बराबर दे रखी हैं 144 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 9, तो 49 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, गुणा कर देंगे 9, 441 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बोलो हरिहर, और आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 441 C। ऑप्शन नंबर C आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जा करके लड्डू ले आओ और बांट दो कि आप ट्रिग्नोमेट्री के सिमिलरिटी के क्वेश्चन आप इजीली रूप से कर पा रहे हो। क्वेश्चन है उल्टम पुल्टम। चित्र ऐसा बन रहा है, आपको दिख रहा होगा। चित्र इस तरह से बना रखा है भैया। नाम रख दो भाई HI, ये हैं H और I, ये हैं G और F। GF गर्लफ्रेंड, GF गर्लफ्रेंड। ये है DE, D और E, और ये है C। इस तरह से चित्र बना हुआ और बोल रहा है कि ये आपस में समांतर है। उसके बाद बोल रहा है कि DG 6 है, DG कहाँ है, ये 6 है। और उसके बाद बोल रहा है GH 4 है, ये यहाँ से यहाँ तक 4 है। और उसके बाद बोल रहा है FI 8 है, ये
8 है। और क्या निकल रहा है, EF। लल्लू क्वेश्चन। थेल्स पर में लगा दो, 4 यूनिट किसके बराबर है, 8 के, तो 1 यूनिट किसके हो जाएगी, 2 के, तो 6 यूनिट किसके हो जाएगी, गुणा 2 यानी कि 12 सेंटीमीटर। आंसर थेल्स पर में लगाइए आंसर। लल्लू क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको रफ करते हैं भाई। फिर से 2 लल्लू से क्वेश्चन है। एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 1:2:3 है। ये त्रिभुज हो गया। ये मान लेते हैं इस एंगल की वैल्यू 1 है, इस एंगल की वैल्यू 2 है, इस एंगल की वैल्यू 3 है। जोड़ेंगे तो कितनी आ जाएगी, 6 यूनिट। और 6 यूनिट ना हो गए, होने कितनी चाहिए थी, 180। सबसे बड़ा पूछ रहा है, तो 1 यूनिट बराबर किसके हो जाएगा, 180/6 यानी कि 30। तो 3 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी, गुणा कर देंगे 30 से यानी कि 90 डिग्री। तो आपका ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। खत्म, बाय बाय, टाटा, राहुल गांधी। चलो भाई नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट भी लल्लू क्वेश्चन है। त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC सर्वांग सम है, कॉन्ग्रुएंस है त्रिभुज XYZ के, और एंगल दे रखा है आपको BAC। एंगल BAC कितना दे रखा है आपका, 55 डिग्री। तो एंगल आपसे पूछ रहा है ZXY, एंगल आपसे खींचना। तो एक बात ध्यान रखना, अगर ये सिर्फ समरूप होते तो सिर्फ एक चील उड़ा देते, ये निशान होता। लेकिन अगर इस चील के नीचे 2 बराबर का निशान भी है तो इसका मतलब है कि ये साइन है हमारा कॉन्ग्रुएंस यानी कि समरूपता का। समरूपता का मतलब, समरूपता नहीं सर्वांगसम। सर्वांगसम का मतलब सर्व अंग समान, सर्वांगसम सर्व अंग समान। 2 ऐसे त्रिभुज जिनके सारे अंग समान हों। एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है। अगर ये 6 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, तो ये भी 6, 5 और 3 ही होंगे। सारे अंग क्या होंगे, समान होंगे। अगर ये 60 डिग्री है, ये 70 डिग्री है और ये 120 डिग्री है, तो ये भी 60 डिग्री होंगे, ये 70 डिग्री होगा और ये 100 ओ ज़्यादा हो गए भाई, सॉरी। ये 60 लगा लो, ये 30 लगा लो, ये 90 हो जाएगा। तो ये 60, ये 30 और ये 90। कहने का मतलब क्या है कि ऐसे 2 त्रिभुज जिनकी भुजाएं भी आपस में बराबर हों, जिनके एंगल भी आपस में बराबर हों, उन त्रिभुजों को बोलते हैं हम सर्वांग सम, और उसके लिए इस चिन्ह लगाते हैं ये। अब जब इसके एंगल भी बराबर हैं, इसकी भुजा भी बराबर हैं, तो ये एंगल भी इस एंगल के बराबर हो जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, 55 डिग्री। तो आंसर आपका जो होगा वो हो जाएगा सी ठीक। राधे 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 राधे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ मेरे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो आपकी स्क्रीन पर। त्रिभुज ABC में, ये त्रिभुज ABC है, ABC। त्रिभुज ABC में A भी 10 सेंटीमीटर है। चलो जी मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर है। BD 6 सेंटीमीटर है। यहाँ कोई D तो है नहीं, तो कहाँ है बाद में देखते हैं। और DC, BD DC यानी कि D यहाँ पर ही होगा कहीं पर। BD 6 सेंटीमीटर है और DC 7.5 सेंटीमीटर है। एंगल A को द्विभाजित करने वाली रेखा, इस एंगल A को द्विभाजित करने वाली रेखा आकर D पर मिल रही है। द्विभाजित करने वाली मतलब जितना, अगर ये अल्फा है तो ये भी क्या है, अल्फा। ये दोनों कोण आपस में बराबर है। द्विभाजित करने वाली रेखा आंतरिक रूप से BC रेखा को D बिंदु पर काटती है। C1 की लंबाई बतानी है कि ये लंबाई क्या होगी। तो यहाँ पर जो हमारी थ्योरम लगेगी, इस थ्योरम को और समझ लेते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में जो हमारी थ्योरम लगती है उसको बोलते हैं इंटीरियर बाइसेक्टर एंगल थ्योरम, यानी कि अंतः विभाजन प्रमेय, अंतः कोण विभाजन प्रमेय। वो प्रमेय होती है। और वो प्रमेय होती क्या है, प्रूव करते हैं होती क्या है। ज्योमेट्री के अंदर ट्रिग्नोमेट्री घुसा देते हैं तो जल्दी प्रूव हो जाएगी। ये हमारे कोई मान लेते हैं ट्रायंगल है ABC।
इसको बाइसेक्टर कर दिया यहाँ पर डी, तो ये एल्फा होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा एल्फा। अब सिर्फ इस त्रिभुज में भाई मेरे, इस त्रिभुज में ट्रिग्नोमेट्री लगा दो फटाक से प्रूव करने के लिए। प्रूव हम इसको ज्योमेट्री तरीके से भी कर सकते हैं और प्रूव हमको इसको ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से भी कर सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से जल्दी हो जाएगा, तो इसलिए मैं जल्दी प्रूव करने। साइन एल्फा, साइन एल्फा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है हमारा बी डी अपॉन कर्ण क्या है ए बी। इसी तरह से इसमें भी लगा दो साइन एल्फा, तो यहाँ पे लंब क्या हो जाएगा डी सी अपॉन कर्ण क्या हो जाएगा ए सी। ये साइड बराबर है तो ये साइड भी क्या हो जाएगी बराबर, यानी लिख सकते हैं हम बी डी अपॉन ए बी बराबर डी सी अपॉन ए सी। यही हमारी प्रमेय है। ये तो कर दी हमने ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से प्रूव, लेकिन अगर हम इसको चाहें तो बिल्कुल ज्योमेट्री में भी इसको प्रूव कर सकते हैं। कैसे करेंगे चलो वो भी देख लेते हैं। लगे हाथ वो भी बता देता हूँ। इस क्वेश्चन के अंदर यही लगेगा। इसमें का मतलब क्या है कि बी डी अपॉन ए बी बराबर डी सी अपॉन, पहले क्वेश्चन ही कर लेते हैं। तो इस प्रमेय को जब इसमें लगाएंगे, ये प्रमेय लगेगी तभी जब इस एंगल को दो बराबर भागों में काट देगी। तो लगा दो भाई, बी डी की जगह क्या रख देंगे, इसमें रख दो, बी डी की जगह क्या रख देंगे 6 बटे ए बी की जगह क्या रख देंगे 10 बराबर डी सी की जगह क्या रख देंगे 7.5 और बटे इसकी जगह क्या रख देंगे x। यही तो वैल्यू निकालने हैं। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, वो आ जाएगी 7.5 गुना 10 बटे 6। 10 हटा के ये हटा दिया, इससे ये कट गया, 6 से काट दो भाई, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30। तो x की वैल्यू आ जाएगी 12.5 सेंटीमीटर। और आपका जो ऑप्शन नंबर कितना ठीक हो जाएगा देखना पड़ेगा भाई, आपका ऑप्शन नंबर दिखाई नहीं दे रहे, तो ऑप्शन नंबर आपका डी ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारी जो प्रमेय लगी है उसे बोलते हैं अंतः कोण समद्वि विभाजक प्रमेय। यानी कि अगर किसी त्रिभुज के एक शीर्ष को दो बराबर भागों में तोड़ दिया जाए तो दो त्रिभुज बन जाएंगे। तो इन दोनों त्रिभुजों में बी डी अपॉन ए बी बराबर डी सी अपॉन ए सी के होता है। प्रूव हम ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन अगर ये ही प्रूव हमें ज्योमेट्री की भाषा में करना हो तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। चलो कि ज्योमेट्री से इसको कैसे प्रूव करते हैं भाई। तो ज्योमेट्री से प्रूव करने के लिए मेरे बच्चों एक त्रिभुज बनाते हैं ए बी सी। ये ए, ये बी, ये सी, इसका एक बाइसेक्टर खींचते हैं, ये मान लेते हैं डी। इसी के समांतर यहाँ से एक लाइन खींच देते हैं इस तरह से। ये दोनों लाइन एक दूसरे के क्या खींचनी है समांतर, और इस लाइन को आगे बढ़ा देते हैं और ये मान लेते हैं क्या है हमारा ई पॉइंट है। समझ में आई? ये दोनों बराबर हैं तो इस एंगल ए मान लेते हैं, इसको एंगल 2 मान लेते हैं। तो जब बराबर काट रहे हैं तो एंगल 1 बराबर किसके हो जाएगा, एंगल 2 के हो जाएगा। अब इस पूरे त्रिभुज में देखो, इस वाले पूरे त्रिभुज में एक चीज नोट करो आप कि इसके समांतर ये रेखा है, और अगर ये रेखा इसके समांतर है तो ये रेशो अपॉन ये, यानी कि ए बी अपॉन ए ई बराबर बी डी अपॉन डी सी। थेल्स पर में लग गई इसमें भी। अब दूसरी चीज यहां पर देखिए कि हमें सिद्ध क्या करना है कि ए बी अपॉन डी बी बराबर ए सी अपॉन डी सी। लेकिन हमारा प्रूफ क्या हो रहा है कि ए बी अपॉन, इसको इधर लेके आ जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ए बी अपॉन बी डी बराबर ये इधर पहुंच जाएगा ए ई अपॉन डी सी। प्रूव हमें ये करना है, प्रूव हमारा ये हो रहा है
प्रॉब्लम ये आ रही है, ये भी सही आ गया, ये भी सही आ गया, ये भी सही आ गया, ये ए ई आ गया, जबकि हमें क्या चाहिए, ए सी चाहिए। तो अब हम प्रूव क्या करेंगे कि ए ई किसके बराबर प्रूव करना है, ए सी के। ये दोनों आपस में बराबर प्रूव कर देंगे। कैसे करेंगे भाई, देख ये एंगल तो इस एंगल के बराबर है क्योंकि ये बराबर काट रहे हैं इसे। फिर देखो ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। अगर ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं और इन्हें ये तीसरी लाइन काट रही है, तो जो ये एंगल होगा ये इस एंगल के बराबर होगा। भाई दो लाइन है, तीसरी लाइन काट रही है, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। तो ये एंगल 2 इस एंगल के बराबर मान लेते हैं 3 के। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि एंगल 2 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 3 के बराबर हो जाएगा। ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। इसी तरह से ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। यानी कि एंगल 1 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल, इसको मान लेते हैं 4, एंगल 4 के। अब एंगल 1 4 के बराबर है, तो 4 किसके बराबर हो जाएगा, 2, और 2 किसके बराबर हो जाएगा, 3 के। यानी कि ये दोनों आपस में हो जाएंगे बराबर। और अगर किसी त्रिभुज में 2 एंगल आपस में बराबर होते हैं तो ये साइड भी आपस में क्या हो जाती हैं, बराबर। इसका मतलब कि ये साइड किसके बराबर हो जाएगी, ए सी। ए ई किसके बराबर हो जाएगी, ए सी के। तो ए ई की जगह क्या रख देंगे, ए सी की। तो ये हो जाएगा हमारा ए बी बटे बी डी बराबर ए ई बटे वो ए ई, अब भी ए ई लिख रहा हूँ, ए सी बटे डी सी। इस तरह से हम इसको प्रूव कर देंगे। करके दिखा रहा हूँ बस, बाकी ज़रूरत नहीं है। दिमाग में इसी तरह से रखो कि यदि कोई त्रिभुज इस तरह से यहाँ से काट रहा है और ये एंगल बराबर है, तो इस भुजा का अनुपात बटे इस भुजा का अनुपात बराबर इस भुजा का अनुपात बटे इस भुजा के अनुपात के बराबर होता है। बात खत्म हो गई, प्रूव कुछ नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी थ्योरम पर आधारित है कि त्रिभुज एबीसी है। ये ए मान लेते हैं, ये मेरे बच्चे बी, ये मेरे बच्चे सी, और आगे क्या कह रहा है कि ए भी 8 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद ए का समद्वि विभाजक हो गया ये जाके कहाँ मिल गया, डी पर। और यहाँ पर कह रहा है बी सी पर डी पर मिलता, और बी डी 6 है, ये कितना दे रखा है 6, और डी सी कितना दे रखा है 7.5। तो ये निकालना है कि ये कितना हो जाएगा। बराबर भाग में तोड़ रहा है, अगर बराबर भाग में तोड़ेगा तभी ये पर में काम करेगी। तो क्या हो जाएगा 8 बटे 6 बराबर x बटे 7.5। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 8 गुणा 7.5 और बटे 6 10 हो गया भाई। सिंप्लीफाई कर लो, 15 2 4 2 3 5 10। तो आंसर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर सिंप्लीफाई करके। तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। तो अगर कोई क्वेश्चन इस तरह से आता है कि किसी त्रिभुज के इस शीर्ष को 2 बराबर भाग में तोड़ रहा है, तो इस भुजा का अनुपात बटे इस भुजा का अनुपात बराबर होगा इस भुजा का अनुपात बटे इस भुजा का अनुपात। लेकिन कब होगा, जब ये इसको 2 बराबर भाग में तोड़ता है। अगर 2 बराबर भाग में तो नहीं तोड़ता है तो फिर ये थ्योरम नहीं लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर लल्लू पंजू क्वेश्चन आ गया त्रिभुज एबीसी में। ये त्रिभुज एबीसी लगा दो भाई। सिमिलरिटी इसमें भी त्रिभुज एबीसी है, ए बी और सी में ए बी और ए सी पर यहाँ पर डी और ई 2 बिंदु हैं जो इसके पैरेलल हैं, समांतर है। यदि ए डी 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, और बी डी 3 सेंटीमीटर है, ये कितना है, बी डी कितना है 3 सेंटीमीटर है। तो एरिया ऑफ ए डी ई, इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर यानी कि 4, और एरिया ऑफ ए बी सी, इसका एरिया कितना हो जाएगा इस साइड के स्क्वायर के 3 और 2 5 यानी कि 25, और रेशो क्या आ जाएगा 4:25। तो आपको जो यह 4/25, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और इसी के साथ यहाँ पर हमारी ये ज्योमेट्री की क्लास ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ यार लाइक तो कर ही दिया करो, शेयर कर दिया करो अपने किसी दोस्त के पास अगर दिल करता है तो। और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो वीडियो के नीचे कमेंट्स भी कर दिया करो कि भैया ये चीज़ हमारी समझ में नहीं आई,
तो मैं कोशिश करूँगा आपको उस चीज़ समझाने की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो ज्योमेट्री के अंदर ही हम क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे, चतुर्भुज पढ़ेंगे। ट्रायंगल ख़त्म, चतुर्भुज शुरू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।